ज़ीरो टॉलरेंस की क्या पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की? आप मुझे बताइए कि दर्शन का अर्थ क्या होता है? जो पंचायत का चुनाव होता है वो कौन करवाता है? जो G20 का समिट भारत होस्ट कर रहा है, तो इसकी थीम क्या रखी गई है? मैं कमिंग सर। कमिंग, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। चंद्र प्रकाश, कंफर्टेबल हैं? जी सर। आप अपना इंटरव्यू हिंदी में चाहेंगे या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में। तो अपने बारे में बताइए। सर मैं उत्तर प्रदेश चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक मेरे गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद सर मैंने बीए की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। तत्पश्चात सर एमए की पढ़ाई मैंने दर्शन शास्त्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। फिर सर उसके बाद मैंने 3 साल लगभग मनरेगा के तहत रोजगार सेवक या पंचायत मित्र की जॉब मैंने किया है। उसके बाद सर मैं तैयारी करने लगा सिविल सर्विस की छोड़कर उसको। सर वर्तमान में मैं तैयारी कर रहा हूँ, तीसरा साक्षात्कार मेरा है और मैं कंटेंट राइटर काम करता हूँ पब्लिकेशन के साथ। अच्छा, कंटेंट राइटर के तरीके से भी काम कर रहे हैं? जी सर। आपने एमए तो 2012 में पूरा कर लिया था? जी सर। ठीक है। इसके बाद आप बताते हैं कि आप ग्राम रोजगार सेवक के रूप में काम कर जी रहे थे। सर। क्या होता है इसमें, क्या कर रहे थे? सर मनरेगा के तहत जो काम कराए जाते हैं कच्चा और पक्का काम, हाँ हाँ। तो उसके तहत सर काम का देख रेख करने के लिए हर पंचायत में एक पंचायत मित्र नियुक्त किए जाते अच्छा। हैं, जिनको अब रोजगार सेवक का नाम दिया गया है। हाँ हाँ। तो सर वो प्रधान और जो पंचायत सचिव होते हैं उनके साथ मिलकर काम को करवाते हैं, काम की देख रेख करते हैं और मास्टर रोल वगैरह तैयार करते हैं। अच्छा, इसमें क्या वेतन वगैरह क्या होता है और क्या आपको सर वेतन समय होता है, कितना समय देना पड़ता है आपको? जी सर। सर वेतन के रूप में इसमें मानदेय मिलता है। सर उस समय 2000 रुपये था, अब मेरे ख्याल सर 2500 रुपये हो गया है। और बाकी सर उसमें सर काम तभी करना पड़ता था जब मतलब काम होता था। उसी दौरान मतलब काम करना रहता था, कोई ऑफिस या कोई वैसा अटेंडेंस जैसी कोई बात नहीं रहती थी। ये जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है, इसको लेकर अभी मतलब कई बार ये बात होती है कि बायोमेट्रिक जो शुरू किया गया है, इसकी वजह से इसमें और दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, उनको जो इसमें मानदेय वगैरह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज़ उनका बायोमेट्रिक कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। सर। तो आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? सर जब तक मैं सर था तो उस समय सर बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो नहीं होती तो थी। अभी हाल फिलहाल की बात है सर, अब लागू हुआ है सर उसमें। सर बल्कि और पारदर्शिता आई है मेरे ख्याल से उससे, क्योंकि पहले कई बार ऐसे सुनने को मिलता था कि लोग फर्जी तरीके से मास्टर रोल भर के पैसे निकाल लेते थे। और पहले सर ये भी था कि जैसे एक लोग के अकाउंट में 10-10 लोग का पैसा निकाला जाता था। फिर बाद में सर काफ़ी अकाउंट खुलवाए गए, तो मतलब सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि नहीं, जिसका पैसा है उसी के अकाउंट में जाएगा या फिर उसके परिवार के मुखिया के सदस्य में जाएगा। अच्छा, ये मनरेगा में के ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि इस स्कीम के द्वारा कुछ मतलब कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। जी। सिर्फ इस तरीके का काम हो रहा है कि आपने गड्ढा खोदने के लिए पहले पैसे दिए, फिर उसी गड्ढे को भरने के लिए पैसे दे दिए। जी सर। तो क्या ऐसा है? सर कई बार सर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो स्कीम है, लेकिन सर ऐसा नहीं। सर कोविड-19 दौरान हम देखें तो ये एक सबसे बड़ी स्कीम के रूप में उभर के आई ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि रोज़गार की गारंटी देती है। और सर मनरेगा के तहत सबसे अधिक पैसा भी उसी समय गवर्नमेंट ने खर्च किया, जबकि लोग बाहर से पलायन किए हुए थे, बाहर से जब वापस आए अपने घरों पे, तो उनको काम के लिए कोई एकमात्र स्कीम थी तो ये मनरेगा थी। तो सर इससे काफ़ी परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है, सिंचाई के लिए नहरों का और नालियों का, कुओं का निर्माण किया गया है इसके तहत। ठीक है चंद्र प्रकाश, अभी के लिए मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप सिविल सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं? जी सर। सर जैसा कि मैं अपने काम के दौरान देखा तो सर उसमें कभी कभी जिलाधिकारी की और अन्य अधिकारियों की सर चौपाल लगती थी हमारे यहाँ। तो सर मैं उन लोगों के साथ मतलब रहना होता था कभी कभी काम के दौरान। तो सर मैंने देखा तो लगा कि नहीं, काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं लोग और काफ़ी उनके पास पावर। ठीक। चंद्र प्रकाश जी, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं आप। जी मैम। आप मुझे बताइए कि दर्शन का अर्थ क्या होता है? मैम दर्शन का अगर भारतीय दृष्टि से अर्थ देखा जाए तो द्रिय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन सिर्फ इसका मतलब देखना नहीं होता है। भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें तो ये देखने के साथ उसे अनुभूत करने की भी बात करता है कि परम तत्व के विषय में हमें चिंतन करना है और उसे अनुभूत भी करना है।
और अंतिम सत्य को जानना है। ठीक है, आपने अरस्तु को पढ़ा होगा? जी मैम। प्रत्ययवाद पढ़ा है आपने? जी मैम, प्रत्ययवाद मैं प्लेटो का पढ़ा हूँ। हाँ, प्लेटो का प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद मैम उनके दर्शन का मूल सिद्धांत है। उसका संबंध ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा दोनों से है। प्रत्यय को ही वो ज्ञान की मूल इकाई भी मानते हैं और सत्ता की भी मूल इकाई मानते हैं। ठीक। और उनका मानना है कि प्रत्यय जो है देश काल से परे प्रत्यय लोक में निवास करते हैं और उनके प्रतिबिंब या यूं कहे कि जो जगत की वस्तुएं हैं प्रत्यय उसमें उनकी अभिव्यक्ति मात्र हैं। तो इसको अरस्तु ने फिर कंटिन्यू किया था? हाँ मैम, अरस्तु ने उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने जैसे कि जब प्लेटो ने सिद्धांत दिया प्रत्ययवाद का तो उन्होंने सत्ता के दो स्तर बना दिया, एक पारमार्थिक और एक मिथ्या जगत एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, अरस्तु ने इसमें सुधार करते हुए जगत की वस्तुओं में परमार्थ और व्यवहार दोनों को शामिल किया और जगत की वस्तुओं को गरिमा कहीं न कहीं बढ़ाया। ये प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करते हैं। जी मैम। है ना? क्या है प्लेटो का दार्शनिक राजा? मैम प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो न्याय का सिद्धांत दरअसल है। ठीक है। तो वो न्याय को सद्गुण के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मतलब व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, एक विवेक का गुण होता है, साहस का गुण होता है और जो क्षुधा का गुण होता है जैसे कि व्यापारियों में होता है उसको कहते हैं। तो उनका मानना है कि विवेक से अगर साहस और जो मैम उसको एक नाम देते हैं तो इस पर अगर हम नियंत्रण रखें तो ज़्यादा बेहतर संतुलन बना रहेगा। अच्छा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो विवेकशील व्यक्ति है उसको शासक होना चाहिए। उसी तरीके से समाज को डिवाइड करते हैं तो समाज में वो सैनिक वर्ग पे और व्यापारी वर्ग पे नियंत्रण रख पाएगा। सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग? जी मैम। कौन से 3 वर्ग बताए थे प्लेटो ने? जैसे व्यक्ति में 3 गुण होते हैं उसी के आधार पर उन्होंने समाज को भी बताए। कौन कौन से? एक तो विवेक, व्यक्ति का विवेक के आधार पे कौन सा वर्ग? शासक वर्ग हो गया। ठीक है। दूसरा साहस हो गया सैनिक वर्ग में और तीसरा क्षुधा बोलते हैं वो व्यापारी वर्ग में होता है। व्यापारी वर्ग की बात कर ही व्यापारी शब्द का यूज किया है? मैम व्यापारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। मतलब तीसरा विभाजन किया, उपभोक्ता ऐसा कुछ आप याद कर पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, छोड़ते हैं इसको। आप मुझे बताइए कि कुकिंग करना आपकी हॉबी है। आपने सुना होगा ना कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, आप जानते हैं क्या होता है? सॉरी मैम नहीं जानता। अच्छा, कच्ची घानी तेल? कच्ची घानी तेल मैम जो सरसों का तेल होता है उस पे लिखा रहता है कच्ची घानी तेल। तो क्यों लिखा रहता है उसको? मैम ये तो नहीं पता क्यों। अच्छा आप मुझे बताइए कि पिछले कुछ टाइम पे एक डिबेट चल रही है जिसमें ना रिफाइंड ऑयल को बहुत बुरा बताया जाने लगा है कि रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा होता है। क्यों ऐसा किया? मैम मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है उसमें कुछ केमिकल मिला के उसको रिफाइंड करते हो सकता है। नहीं, आप श्योर बताइए, आप कुकिंग करते हैं तो आपको पता होगा ना। मैम कुकिंग मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, उतना उसका गहन मैं वो रिसर्च उस पर नहीं कर पाऊँ। जितना समय मेरे पास मिल पाता है तो मैं अपने लिए कुकिंग बेसिकली या अपने जो लोग कुकिंग करते हैं और जो चीज़ें आती हैं हेल्थ से रिलेटेड वो पढ़ते समझते हैं तो क्या वो उसके ऊपर शोध थोड़े ही ना करते हैं, अवेयर होते हैं ना अपनी हेल्थ के लिए, इसलिए वो करते हैं। और नॉवेल आपको पढ़ना पसंद है? जी मैम। कौन कौन से नॉवेल पढ़े हैं आपने? मैम मैंने गोदान पढ़ा है, गुनाहों का देवता पढ़ा है, दिव्या भी पढ़ा हूँ मैं, महाभोज भी पढ़ा हूँ। दिव्या यशपाल जी की दिव्या? जी मैम। क्या है उसका, किस समय काल में लिखा गया है और क्या उसके द्वारा कहना चाहते हैं उपन्यास? मैम समय काल का तो एग्जैक्ट पता नहीं, शायद 1950 के दशक के आसपास की लिखी गई है। मैम गेस कर रहा हूँ बस मैं। और उसमें मैम एक दिव्या नाम की लड़की रहती है जो उस पूरे उपन्यास की नायिका के रूप में उसको देखा जाता है। तो उसकी पूरी मतलब शुरू से स्टोरी, उसका संघर्ष और कैसे कैसे फिर वो पूरा मतलब राजघराने की रहती है, फिर संघर्ष करते करते कहाँ पहुँचती है, तो उससे रिलेटेड है मैम। चंद्र प्रकाश जी। जी सर। आपने पंचायत मित्र के रूप में काम किया है? जी सर। संविधान में कहाँ से कहाँ तक पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल्स में दिया है? जी सर 243 से 243 तक है। अच्छा जी। तो चुनाव, जो पंचायत का चुनाव होता है वो कौन करवाता है? सर राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन से आर्टिकल्स में है? 243D है सर। अच्छा, तो मतलब इसके चुनावी प्रक्रिया अलग है, अलग लिस्ट होती है इलेक्टोरल की, सेम ही है? सर जो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है सर उससे इसकी लिस्ट अलग बनती है, क्योंकि वहाँ पे मतदान पर उस पर जो लिस्ट रहती है उस पर फ़ोटो वगैरह भी रहता है। यहाँ पे सर भी तो फ़ोटो नहीं रहती है, तो सर इसकी अलग लिस्ट बनती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका वैकल्पिक विषय क्या है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र है। और आपने अपनी अभिरुचियाँ अभी कुकिंग और क्या क्या बताया? सर कुकिंग है, नॉवेल रीडिंग है, योग है। जी हाँ, तो योग की क्या परिभाषा है? योग में सर जो हमारे श्वसन क्रिया होती है
उसका नियंत्रण करके मानसिक और शारीरिक संतुलन साधने का प्रयास किया जाता है। और जी एक सर। मूल परिभाषा दी जाती है एक संस्कृत में, बड़ी फेमस है, जानकारी है? जी सर। क्या? चित्तवृत्ति निरोध। इसका मतलब क्या है? जो हमारी मानसिक व्यावृत्तियाँ होती हैं उनको संतुलित करना, नियंत्रित करना योग के माध्यम से। योग है जी। तो योग एक दर्शन भी है? जी सर। क्या है उसमें? सर उसमें चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं, जैसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो अभी आप किस स्टेज तक पहुंच पाए हैं? सर मैं स्वास्थ्य के लिए करता हूं, तो सर मैं ज़्यादा उसमें आगे नहीं जा पाया हूं अपने स्वास्थ्य के लिए। और कब से कर रहे हैं? सर मैं योग, सर मैं मुझे लग रहा है काफ़ी 8-10 सालों से मैं कर रहा हूँ। तभी कोई स्टेज आगे नहीं बढ़े हैं? सर मैं 20-25 मिनट लगभग करता हूँ ऐसे, अब स्वास्थ्य के लिए, तो अच्छा, उसमें ज़्यादा ठीक है। आगे नहीं जा पाता। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, कि और आपको नहीं लगता कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए और बेहतर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए पावर का? सर पंचायतों को अभी जैसे रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार होता है, जो कि 18 विषय उसमें निर्धारित किए गए, 29 विषय सर, सॉरी 29 विषय जो निर्धारित किए गए हैं संविधान में, वो अभी ट्रांसफ़र नहीं किया गवर्नमेंट ने पंचायतों को। और पंचायतों को सर फंडिंग के लिए कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट पे निर्भर करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट पे। तो सर जैसे ये सत्ता का तीसरा स्तर जिस तरीके से माना जाता है, तो वो सर अपने उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि ये रेवेन्यू के लिए और अन्य चीज़ों के लिए निर्भर है अभी भी सरकार पे। अच्छा, ये बताइए, इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। जी सर। स्पीकर कौन है? श्री सतीश महाना जी। कहाँ से हैं ये? सर इनका विधानसभा क्षेत्र सॉरी सर पता नहीं मुझे। अच्छा सर। चंद्रप्रकाश, ये Yes, sir. बताइए कि गंगा जमनी तहजीब क्या है? सर गंगा जमुनी तहजीब के तहत हम जो हमारा हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म, उसके समन्वय की बात करते हैं। अच्छा, ये इसको मुस्लिम धर्म बोलेंगे या इस्लाम बोलेंगे? सर इस्लाम, सर इस्लाम कहें। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में कई जगहों के नाम बदले गए, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा है कि जो नाम मुस्लिम शासकों ने रखे थे उसकी जगह फिर अब पुराने नामों को लाया गया है। जी। तो इसको आप क्या देखते हैं? इससे क्या यूपी की जिसके लिए जाना जाता है गंगा जमनी तहजीब, ये प्रभावित होती है? सर इससे सर गंगा जमुनी तहजीब प्रभावित सर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार हर समुदाय, हर समाज के लिए बराबर काम कर रही है। और सर बात रही सर नाम बदलने की, तो सर नाम तो सर बहुत पहले से सरकारें बदलती रही हैं, तो अपने आवश्यकता के अनुसार, या फिर जैसे उस समय आवश्यकता रहती है या समाज की जैसे डिमांड रहती है उसके अनुसार। जैसे कि सर हाल ही में इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस की क्या पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की? सर उत्तर प्रदेश सरकार जो अपराधियों के प्रति, भू माफियाओं के प्रति, बालू माफिया या अन्य खनन माफिया होते हैं उनके प्रति, उनको मतलब उनके प्रति कार्रवाई के प्रति जो सहिष्णुता की नीति अपनाती है। अच्छा, ये बताइए कि मिशन शक्ति क्या है? सर मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने लॉन्च किया है। उसके तहत महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति कोई भी अपराध होता है तो उनकी त्वरित रूप से गिरफ्तारी करना, उनका गिरफ्तार करना और उन पर केस चला के उनको सजा देना। अच्छा, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से क्या समझते हैं आप? सर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, सर इन्फ्लेशन की स्थिति तब होती है जब मार्केट में रुपए या मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि उसकी वैल्यू गिर जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, तो सर ये इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। और इन्फ्लेशन का क्या बैंड रखा है आरबीआई ने? किस रेंज में इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए? जी सर मैं पढ़ा हूँ, एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि रेमिटेंसेस हम सुनते हैं एक शब्द, तो रेमिटेंसेस क्या होता है? सर जो भारत के लोग बाहर काम काज करने के लिए जाते हैं, तो वो जो पैसे कमाते हैं सर, वहाँ जो पैसे भेजते हैं, भारत में ट्रांसफ़र करते हैं, तो सर उसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो उससे अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होता है? जैसे कोई बाहर गया और उसने अपने परिवार को पैसे भेज दिए, तो उसके परिवार के पास पैसे आए, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? सर उससे भारत सरकार को विदेशी मुद्रा मिलती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होती, महत्वपूर्ण होती है देश के विकास के लिए। और फिर उसमें सर एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह कि उसका फिर वापस करने का इशू नहीं रहता है। जैसे कि कोई एफडीआई आता है या और कुछ आता है, तो वो फिर वापस जाता है उसके माध्यम से धन, सर उसमें वैसी कोई बात नहीं रहती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो G20 का समिट भारत होस्ट कर रहा है, तो इसकी थीम क्या रखी गई है? सर G20 की समिट वसुधैव कुटुंबकम के थीम आधार पर रखा गया है। वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सॉरी सर, हाँ। तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो आपने बोला, क्या मतलब है इसका?
सर इसका मतलब सर ये होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार के समान है, एक फैमिली है। और अभी हम देखें तो हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जी सर। तो हम श्रीलंका की तो लगातार मदद कर रहे हैं। जी सर। क्या हमें पाकिस्तान की भी मदद करनी चाहिए या वो ठीक नहीं रहेगा? सर अगर मानवीय संकट कोई आता है तो सर हमें ज़रूर, क्योंकि भारत की सर पॉलिसी रही है मानवीय आधार पर मदद करना, तो सर हमें ज़रूर मदद करना चाहिए। अगर वो इनकार करते हैं तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए, वरना अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हमें ज़रूर मदद करना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान लगातार भारत के प्रति एक उग्र रवैया रखता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी लगातार करता रहा है? जी सर। तो अगर हम मदद करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं शायद भारत के खिलाफ ही यूज़ हो जाएगा। सर वो तो सर बाद की बात है, लेकिन सर मानवीय आधार पर मदद करने से भारत सर कभी पीछे नहीं रहा, चाहे किसी भी नेपाल संकट रहा हो, चाहे तुर्की का सर संकट रहा हो भी हाल ही में, तो सर करना चाहिए, हमें लगता है कि। अच्छा ठीक है चंद्र प्रकाश, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मान लेते हैं कि आपका चयन हो गया है सेवा में। जी सर। और अब आप एक ज़िले में एसडीएम हैं। जी सर। वो ज़िला काफ़ी संवेदनशील है, वहाँ 2 समुदाय रहते हैं और उनके बीच में झड़प होती रहती है। जी सर। तो ऐसे में एक समुदाय आपके पास आता है और कहता है कि हमें तो जुलूस निकालना है। जी सर। और ये जुलूस हम निकालेंगे और पूरे नगर में हमको इसको घुमाना है। जी सर। ठीक है, आपको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि अगर ये ऐसा किया जाएगा तो दंगे भड़कने के चांसेस हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन आप पे लगातार पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि ये जुलूस को आप निकालने दो। जी सर। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सर मैं एक टीम बनाऊंगा और तेजी से कहूँगा उनको कि मतलब तेज़ गति से आप अध्ययन करिए पूरे मामले की और रिपोर्ट हमको दीजिए। अगर सर हम रिपोर्ट में हम देखते हैं कि नहीं वो जुलूस निकालने से दंगा हो जाएगा, तो सर मैं पॉलिटिकल प्रेशर को किनारे करते हुए सर मैं जुलूस निकालने से रोक दूंगा। अगर सर लगता है कि नहीं थोड़ा सा सुरक्षा अगर मुहैया कराया जाए तो मतलब सफलतापूर्वक जुलूस का कार्यक्रम सफल हो सकता है, तो सर फिर मैं सुरक्षा पर्याप्त दूंगा और जुलूस निकालने के लिए उनको अनुमति दूंगा। ठीक है चंद्र प्रकाश, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू। चंद्र प्रकाश, ये आपका तीसरा इंटरव्यू होगा जी सर। आयोग में, और इससे पहले क्या स्कोर रहा है आपका? सर एक बार 86 नंबर मिला है, दूसरी बार 107 नंबर मिला था। हाँ, और सर अभी इस बार। तो ये आपने जब 100 नंबर का था तब नहीं दिए हैं, उससे पहले दिए हैं? जी सर। कितने, 150 के थे उस समय? 200 का ना? ठीक है, तो इसके बीच में क्या आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, मतलब मेंस सर नहीं बीच में किया? थोड़ा स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो गई थी। मेंस में दिया था जरूर, लेकिन सर मेंस में अच्छे से दे नहीं पा रहा था। अच्छे से दे नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अभी जब से 100 नंबर का हुआ है तब से आपने नहीं दिया है? नहीं सर। ठीक है, आपको तो पहले से एक्सपीरियंस भी है, कैसा रहा आपका आज का इंटरव्यू? सर मैम के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया ठीक से मैं। अच्छा, आपने जवाब ठीक से नहीं दिया वो तो एक बात है, लेकिन जवाब जिस तरीके से दिया वो बहुत ही गलत था जी। यानी कि आपसे पूछा गया कि कुकिंग में आजकल क्या वो एक पर्टिकुलर टाइप के चीज़ों को बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा पूछा गया। तो आपने ये कहा कि कुकिंग मैं शौकिया करता हूँ, मैंने इस पर कोई शोध नहीं किया है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा जवाब आपको इंटरव्यू में, जिसमें कि ये बराबर का कम्युनिकेशन तो है ही नहीं जी। ठीक है, तो ऐसा जवाब अगर आप बोर्ड को देंगे तो यहीं आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत केयरफुल, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना है। कम बोलिए, मत बोलिए, लेकिन गलत मत बोलिए। ठीक है, और यहाँ आपने गलत बोला तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, इसको आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। जी सर। इसी प्रकार से जब आपसे मैंने मनरेगा पे बात की तो मनरेगा में भी आपने एक वाकया भी बताया और बताया कि वहाँ विधायक कुछ ऐसा पैसे दबा के बैठे हुए थे, तो ये भी थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, मतलब बहुत ना पर्टिकुलर एग्जांपल या पर्टिकुलर नेम्स वगैरह लेने से बचते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि मतलब आमतौर पे ये देखा गया है, तो इस वजह से मतलब ना तो थोड़ा जनरलाइज्ड वे में बोलते हैं, वो सब पर्टिकुलर नाम वगैरह नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप जगह का भी बता रहे हैं कि मैं इस जगह से आता हूँ, फिर वहाँ के विधायक की बात कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। ओके, और थोड़ा सा लिसनिंग को भी बेटर करेंगे। आपको बीच में सवाल भी दोबारा पूछना पड़ा तो थोड़ा अटेंटिव होके सुनेंगे, कि मतलब जिससे आप क्वेश्चन को सही समझें, मंशा समझें और उसके हिसाब से सटीक उत्तर दें। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी आपका पोस्चर, वॉइस, कम्युनिकेशन जनरली ठीक है। ठीक है, आप मतलब अच्छे मुद्रा में बैठते हैं और सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन
देखिए इंटरव्यू में यही है कि एक गलत बात आपने की है तो वो सारा जो भी आपने अच्छा किया उस सबको ख़राब कर देता है, तो इसीलिए बहुत केयरफुल, तो इसीलिए मॉक करवाए जाते हैं कि ये प्रैक्टिस हो जाए और हम थोड़ा केयरफुल रहें, राइट। यस। क्योंकि अदरवाइज़ आपके परफॉर्मेंस में मुझे ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई, सिर्फ वहाँ आपका बोलने का वो तरीका गलत हो गया था, ठीक है, ध्यान दूंगा जी। और अब आपको क्या करना है, आपका इंटरव्यू कब है? सर 2 मार्च को है। 2 मार्च को, ये ठीक, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। यूपी का बजट, यूपी रिलेटेड थोड़ा जो करंट चीज़ें हैं जो आपके प्रोफाइल से मैच करती हैं, जी सर। और इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेंगे, ब्रशअप कर लेंगे। न्यूज़पेपर को देख लीजिएगा अच्छे से, जी सर। क्योंकि हो सकता है कि वहीं से कोई चीज़ आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। वहाँ जाके आपको बस ऐसे ही बात करनी है, थोड़ा सा अगर वॉइस को ऊंचा कर सकें, ठीक है, थोड़ा मॉड्यूलेशन कर सकें, उतार चढ़ाव, तो बढ़िया रहेगा। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।